हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के बारे में। मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में मैं दोनों टॉपिक्स को कवर कर दूं, बट इन केस नहीं हो पाता तो डिसइकोनॉमीज़ की हम लोग अलग से वीडियो बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है, देन इसके क्या टाइप्स हैं एंड इनका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या है। देखो, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है एंड एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्यों इम्पॉर्टेंट है। हार्ड वर्ड्स में जाने से पहले हम लोग एक जनरल टॉपिक वाइज बात करते हुए चलते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि लाइक जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी कम होगी। या इसका और एक अच्छा एग्जांपल लूँ, अगर आप स्टूडेंट में से कोई एक सिंपल कस्टमाइज्ड टी शर्ट बनाने चाहेगा, मे बी उसको 500 बक्स देने पड़े, जबकि वो सेम चीज़ अगर मेरी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, या मे बी जब आप पूरे ग्रुप के लिए बनवाओगे, और छोटे लेवल पे आ जाता हूँ, पूरी क्लास के लिए, तो 500 की कॉस्ट हम लोगों की 400 रुपये में भी आ जाएगी। तो ये हमारी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का क्या मतलब है कि कैसे मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर दिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कि मेरी जितनी भी कॉस्ट है वो कम आ गई एंड अल्टीमेटली मेरे को प्रॉफिट मिल पाए। तो ये मेरा इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अगर मैं इसको अच्छे वर्ड्स में पढ़ूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आर डिफाइंड एज द कॉस्ट एडवांटेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव बाय एक्सपैंडिंग इट्स प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन। इसके अलावा बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द कॉस्ट एडवांटेजेस आर अचीव्ड इन द फॉर्म ऑफ लोअर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। इसका और अच्छा एग्जांपल ले तो हम एप्पल का ले सकते हैं। एप्पल ने क्या किया, अपनी प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दिया एंड उसकी क्योंकि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी, वो अल्टीमेटली अपना प्रॉफिट बढ़ा पाया। ये अलग बात है, उसने कस्टमर्स को पास ऑन किया नहीं किया, वो सारी बारी बात की चीज़ें। लेकिन जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली देख रहे हैं कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कम लेके आता है एंड अल्टीमेटली ज़्यादा प्रॉफिट लेता है। वो उसको कैसे भी यूज़ कर सकता है कि लाइक मे बी आगे अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दे, रेट्स डाउन करके मार्केट में कंपटीशन लड़ पाए, डोमिनेट कर पाए, मोनोपोली बना पाए, वो सारी चीज़ें बात की है। लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल में बेसिक सा फंडा क्या लगा रहे हैं हम लोग कि कैसे मैंने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम लेके आया। प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है या इसकी और भी एडवांटेजेस आती है जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल जैसे कि पता लग रहा है ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स है जिससे मेरा बाहर का कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। भाई मैं अंदर क्या प्रोडक्शन कर रहा हूँ, अंदर क्या मशीनरी यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का है तो उस पर रहेगा। एक्सटर्नल कौन सी हो जाएगी, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अकर होती है। अगर मैं मान लो अपने वर्क को बाहर ठेके पे दे रहा हूँ, आउटसोर्स कर रहा हूँ, जैसे एप्पल ने चाइना में प्रोडक्शन करनी चालू कर दी थी, तो वो मेरी एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ में चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरनल इकोनॉमीज़ क्या होती है। इंटरनल में हम मेजरली पढ़ेंगे अबाउट टेक्निकल, मैनेजीरियल, मार्केटिंग, फाइनेंशियल और कमर्शियल। इन पांचों में भी जो सबसे कॉमन एंड सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द टेक्निकल वन। अब टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है, टेक्निकल जैसे कि उसके वर्ड के अंदर आ रहा है, ये मेरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मेरी टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द ये घूमेगी कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से अचीव करूँगा। इसका सबसे बेसिक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मान लो आपने एक गारमेंट्स की यूनिट डाली हुई है, पहले आपने मैनुअल वर्कर्स बनाए हुए थे, आपका प्रोडक्शन था सिर्फ 1000 पीस की, आपके पास सेल आती थी, 10 वर्कर बिठा दे, वो स्टिचिंग करते रहते थे, निकल दिया। आगे गए ऑटोमेटिक ले, आपने उनको अब हैंड स्टिचिंग के बाद एडवांस मशीन्स दे दी। मशीन्स दे दी तो मेरा प्रोडक्शन पहले जो 1000 का 1000 से 10,000 पहुंच गया एंड कॉस्ट भी कम आ गई, फिनिशिंग आ गई। तो ये मेरी टेक्निकल इकोनॉमीज। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंटीग्रेशन पे काम कर सकता हूँ। जैसे कि हमने अपने सेमेस्टर 1 में बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसमें हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन देखा था कि जो मेरे प्रीवियस या फॉरवर्ड स्टेप्स हैं उनको मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो गई कि वो पहले के काम करने लगे। जैसे कि मान लो एक रॉ मटेरियल था, या इसका एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, टी शर्ट्स है, टी शर्ट्स पे प्रिंटिंग होती ही होती है। मैं पहले प्रिंटिंग आउटसोर्स करता था एंड मान लो सपोज करो वो इंडिविजुअल प्रिंटिंग का एक टी शर्ट पे मेरे से 6 रुपये चार्ज करता था। बट मैंने देखा कि लाइक
मैं 10,000 टी शर्ट उसको हर मंथ आउटसोर्स कर रहा हूँ, 60,000 रुपीज़ उसको दे रहा हूँ। उसके बजाय मैंने क्या किया, प्रिंटिंग अपनी इन हाउस सेटअप कर ली। मे बी एक बार मशीनरी की मेरे को कॉस्ट लगी, बट लॉन्ग रन के अंदर वो मेरी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि जो मेरी प्रिंटिंग की कॉस्ट होगी, जो पहले 6 रुपये लग रही थी, आज की डेट में वो 3 रुपये के अंदर आ गई। तो पर मंथ मेरे 30,000 रुपीज़ बचने भी तो लग गए। तो ये मेरी टेक्निकल एडवांसमेंट है। इसके अलावा हम इसमें और एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था। इसमें एक बस का था कि लाइक एक कंपनी बस बनाती थी, तो एक बस की कॉस्ट 10 लाख आती थी। उसके पास आते रहे, चलता रहा, बनाती रही। आगे उन्होंने क्या किया, एडवांस लाने में उसने सिंगल डेकर बस को डबल डेकर में कन्वर्ट कर दिया। एंड डबल डेकर की जो कॉस्ट थी दैट वाज अराउंड लाइक 14 लाख। तो जहाँ उसके 20 लाख होते थे, 20 लाख को उसने काम 14 लाख में करवा लिया। तो अगेन ये टेक्निकल एडवांसमेंट आ गई। अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है, कैसे भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है एंड कॉस्ट को कम लेके आना है। तो दीज आर मेरे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके बाद आती है मैनेजीरियल। मैनेजीरियल कैसे होगी भाई, मेरा जब बड़ी कंपनी बनेगी तो मैं और अच्छे लोगों को ला पाऊँगा, उनको अफोर्ड कर पाऊँगा, एंड लाने के साथ ही वो अच्छे से मेरी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, बाकी चीज़ कर सकते हैं। तो ये मैं स्पेशल डिपार्टमेंट्स रख सकता हूँ कि लाइक प्रोडक्शन का अलग, अकाउंट्स का अलग, इसका अलग, तुम अलग अलग हैंडल करूँगा। एंड क्योंकि स्पेशलाइजेशन रहेगी तो मेरे रिजल्ट्स अपने आप अच्छे आएंगे। उसके बाद आता है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में क्या है, क्योंकि मेरे बजट्स बढ़ जाएंगे भाई, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इकोनॉमीज़ है, मार्केटिंग है, सेम में मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स में भी एडवर्टाइज़ कर दूँ। मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, हॉरिजॉन्टल चेन भी चला रहा हूँ मैं, वर्टिकल चेंज भी चला रहा हूँ मैं। वहाँ पे पिज़्ज़ा का ऐड भी कर सकता हूँ, बर्गर का भी कर सकता हूँ, जैसे डोमिनोज़ वगैरह कर रहे हैं। डोमिनोज़ का नया मेन्यू आया, पिज़्ज़ा बर्गर ले आए थे, देन अभी नाचोस वगैरह उन्होंने स्टार्ट करे थे, पास्ता स्टार्ट किया था। तो अगेन ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल। बजट बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, अपने आप इकोनॉमीज आई जाएगी। उसके बाद कमर्शियल, जितने भी मेरे सेलिंग पॉइंट है, बिजनेस वगैरह जो भी मेरे साथ एसोसिएटेड है उनके साथ। इंटरनल में जितना कर पाऊंगा ना, सारा मेरा इंटरनल इकोनॉमीज़ में आएगा। इसके बाद आती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि वो वाली चीज़ें जो मेरे बाहर के लोगों से इफ़ेक्ट होती है। अब इसमें कौन सी आती है, सबसे पहले आती है इकोनॉमीज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया वगैरह की बोलते हैं कि लाइक एक जगह हमने सेटल किया, वहाँ की मेरे को एक ही जगह सारी लेबर मिल गई, ज़्यादा अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिलने लग गई। जितने भी हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, वो सारे इसके एग्जांपल में आ सकते हैं। उसके अलावा आती है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का ज़्यादा अच्छा वर्ड स्पेशलाइजेशन होगा। स्पेशलाइजेशन क्या है, पहले मान लो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सिर्फ 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करती थी, उसके पास 1,000 यूनिट की डिमांड थी। बट आज उसके पास 25,000 या 50,000 या 1 लाख यूनिट की डिमांड आ गई। अब 1 लाख में इन हाउस तो कर नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, बाहर के स्पेशलाइज लोगों को पकड़ लूँगा कि भाई अगर मैं मान लो टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तू सिर्फ क्लॉथ की कटिंग का काम कर, तू सिर्फ स्टिचिंग का कर, तू सिर्फ प्रिंटिंग का कर। एंड एक पूरी अच्छी सी इकोनॉमी बना दी, क्योंकि हर जगह से मेरे को स्पेशलाइज चीज़ें मिल रही है, अच्छे रेट पे मिल रही है। तो मेरी एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के अंदर आ गई। अगर इंटरनल करता तो मैं उन सबको इन हाउस ले आता, एक्सटर्नल में मैंने बाहर भेजा एंड उनसे काम करवाया। तो ये था ऑल अबाउट इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अगर इन केस आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स डिस इकोनॉमीज़। अब देखो, एक चीज़ होती है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ अच्छी चीज़ें ही हो, हर चीज़ पीस में चले। बट कभी होता है, कभी चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती है कि लाइक मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी कर दी कि लाइक आज मैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। तो दैट इज़ कॉल्ड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर अच्छे वर्ड्स में पढ़ेंगे तो हम बोल सकते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर when the long run average cost of the organization increases. It may happen when an organization grows excessively large, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो कर गई, वो हैंडल कर ही नहीं पा रही। In other words, the diseconomies of scale cause larger organization to produce goods and services at increased cost. अब हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके क्या रीजंस है। अब अगेन इसके टाइप्स देखोगे तो वही आएंगे, इंटरनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल वाले जो थे। इंटरनल में क्या होगा, जिसमें मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई कुछ भी XYZ रीज़न की वजह से। मैंने प्रोडक्शन के लिए तो मशीनें बहुत मंगा ली, लेकिन मेरे पास उनको रन करने के लिए उस टाइप की मेरे को लेबर ही नहीं मिली। एंड जो मशीन्स प्रोड्यूस करनी पड़ी थी वो खाली खड़ी भी है। तो मेरी इंटरनल डिसइकोनॉमी हो गई, प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसमें वही आ जाता है लैक ऑफ डिसीजन, सुपरविजन, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। देन आता है, या इसका एक एग्जांपल और ये भी लिख सकते हो कि लाइक मैं मशीनें तो इतनी सारी ले, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं थी उनको रन करने के लिए।
तो अलग अलग रीजंस आ सकते हैं, ये सारी मेरी इंटरनल में आती है। एक्सटर्नल में क्या आएगा, रेफर टू डिसइकोनॉमीज दैट लिमिट द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री, द फैक्टर्स दैट एक्ट एज restraint to expansion include increased cost of production, scarcity of raw material and low supply of skilled laborers। जैसे कि मैंने बताया, मैंने साइज तो बड़ा कर लिया बट उसके लिए मेरे को बाहर से लेबर ही नहीं मिली, मेरे को रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा, जैसा कि आजकल सीमेंट इंडस्ट्री में हो रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री में फ्राई एशेज़ होती है, वो मिल ही नहीं रही, जो 28% 20% अलग अलग मंगाती है, बट क्योंकि उसकी आजकल शॉर्टफॉल चल रही है तो सारी इंडस्ट्रीज उससे सफ़र कर रही है। देन इसके रीजंस क्या हो सकते हैं डिसइकोनॉमीज़ के, इसके फर्दर टाइप्स नहीं है बट जस्ट रीजंस थे जो कि मैंने यहाँ पे कवर कर लिए है। पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, लॉस ऑफ कंट्रोल, कैनिबलाइजेशन। फर्स्ट 3 आपको मोर और लेस क्लियर होंगे, समझ आ रहा होगी पुअर कम्युनिकेशन कैसे है। मैंने एक्सपेंशन तो कर लिया बट मैं अपने मैनेजर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं उनको कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा कि मेरे को अल्टीमेटली चाहिए क्या। लैक ऑफ मोटिवेशन, भाई बढ़ा लिया बट प्रॉफिट में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। पहले मैं 100 रुपये कमा रहा था जब मैं 8 घंटे काम करता था, आज मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ लेकिन 100 के सिर्फ 105 रुपये कमा रहा हूँ, तो मोटिवेशन चला गया, या और भी रीज़न हो सकते हैं। लॉस ऑफ कंट्रोल, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, सारे अपनी मर्ज़ी के मालिक बने हुए हैं। देन आता है कैनिबलाइजेशन। कैनिबलाइजेशन एक बहुत अच्छा वर्ड है। कैनिबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैनिबलाइजेशन क्या होता है, काफ़ी बार होता है कि जब मैंने अपना एक्सपेंशन किया, अपने आप को बड़ा किया, तो मेरा एक प्रोडक्ट मेरे दूसरे प्रोडक्ट को खाने लग जाता है एंड मार्केट सफ़र करने लग जाती है। एट प्लेस ऑफ एक्वायरिंग अपने कॉम्पिटिटर का शेयर, मैं अपने शेयर में इनफाइट चालू कर दी। काफ़ी बार होता है एक ही कंपनी के इतने अच्छे 2 सेट्स आ जाते हैं मोबाइल के अंदर कि एक ही दूसरे की मार्केट खा जाते हैं, वो मेरा कैनिबलाइजेशन है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया। दिस वॉज अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। उसके अलावा हम लोगों ने मेंबर्स का स्टार्ट किया है, डू सपोर्ट अस। यार उसको ऐसे मत देखो कि लाइक यू आर गिविंग अस 39-40 bucks, बट वैसे देखो कि अगर 40 bucks देख के आपका एटलीस्ट एग्ज़ाम वाला टाइम अच्छी वीडियोस देख के, क्वालिटी वर्क देख के आप लोग पास हो सकते हो, तो ज्ञान गंगा वगैरह पे भी तो यार आप 100-150 रुपये खर्च करते हो, उससे अच्छा 40-50 हम लोगों को करो, हम लोग पास तो करवा ही रहे, अच्छी तो आपको दे ही रहे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एंड डू सपोर्ट अस, डू जॉइन अस। थैंक यू।